एंड वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल। इसका नाम है बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम क्लास 10। अगर आप देने वाले मैट्रिक का एग्जाम 2026 में तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। और अभी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे क्या सिलेबस है, किस तरीके से हम पढ़ें, किस तरीके से स्ट्रेटजी हम फॉलो करें कि हमारे बोर्ड में अच्छे नंबर आए। तो ये सारी चीज़ें हम बाद में, पहले हम लोग सिलेबस पे ज़्यादा ध्यान देंगे। ठीक है, टाइम ज़्यादा जा चुका है, अभी हम लोग मई में स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देने वाली है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम पढ़ाने वाले हैं नेशनलिज्म इन यूरोप। ये जो चैप्टर है ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग भी है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी है। और हिस्ट्री तो मतलब ऐसा समझो कि पल्ले नहीं पड़ते हैं बहुत सारे ऐसे बच्चों को, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हिस्ट्री को आप बस कहानी की तरह लो, स्टोरी की तरह लोगे तो बहुत ईजी। ऐसा लगना चाहिए कि तुम कोई कहानी सुन रहे हो, कोई जैसे लाइक तुम्हारी मदर हो, तुम्हारी ग्रैंड मदर हो, वो तुम्हें कोई कहानी सुनाती है। ठीक है, एंड तुम सुनते हो, तुम्हें 10 साल बाद भी वो कहानी याद रहती। उस तरीके से हिस्ट्री को भी एक कहानी की तरह सुनो। अगर किसी की वीडियो देख रहे हो, चाहे कोई तुम्हें पढ़ा रहा है, तो जस्ट लाइक कहानी के सिरे में अगर वो तुम्हें पढ़ाएंगे ना, तो ज़्यादा देर तक अपने माइंड में तुम स्टोर करके रख सकते हो। ठीक है, तो ये चैप्टर डिफिकल्ट नहीं है, जस्ट लाइक अ स्टोरी लो, देन बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं। और ये इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है, 7 से 10 नंबर के इसमें से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान में रखने वाली है। तो पहला जो चैप्टर का नाम है नेशनलिज्म इन यूरोप। तो जो पहली चीज़ होनी चाहिए हमारे अंदर वो होनी चाहिए कि चैप्टर के मतलब को हमें समझना चाहिए। नेशनलिज्म इन यूरोप क्या है, इसका मतलब क्या है। तो देखो, यूरोप में राष्ट्रवाद, ये चीज़ें क्लियर है। तो यूरोप क्या है, तो यूरोप एक कंटिनेंट है। ठीक है, उन 7 कंटिनेंट में से एक यूरोपीय एक कंटिनेंट है। ठीक है, ये क्लियर हुआ। क्या है ये एक कंटिनेंट। ओके, यूरोप क्या है, एक कंटिनेंट है। वेट, यूरोप क्या है, एक कंटिनेंट है। ठीक है, और नेशनलिज्म का मतलब क्या हुआ। तो देखो, बहुत सीधा से एक एग्जांपल को हम लोग लेकर चलते हैं तो तुम्हें नेशनलिज्म का मतलब ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। तुम डेफिनेशन में लिख लोगे और किस तरीके से लिखना है, इसके क्वेश्चन आंसर भी आपको कराए जाएंगे। सो डोंट वरी। नेशनलिज्म इन यूरोप, तो नेशनलिज्म का मतलब हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेशनलिज्म एक एग्जाम्पल के द्वारा समझो। ठीक है, कि अगर एग्जाम्पल है, जैसे तुम कॉमन एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे हम जानते हैं कि इंडिया पर अंग्रेजों की हुकूमत चल रही थी। ठीक है, उन्होंने कब्जा जमाए रखा था, लेकिन उस वक्त लोग क्या थे, उनकी गुलामी करते थे। ठीक है, गुलाम बने हुए थे। ये चीज़ें क्लियर है। उस टाइम उनके अंदर इतनी हिम्मत, चाहे उनके अंदर इतना राष्ट्रवाद नहीं आया था कि वो जाके देश के प्रति लड़ सके, लेकिन फिर बहुत कुछ होने के बाद, उसके बाद उनके दिल में क्या जगी, नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद, देश के प्रति प्यार, मोहब्बत, लॉयल्टी, ये सारी चीज़ें जब जगी ना, उसी चीज़ को, देश के प्रति अपने प्यार समर्पित करना। ठीक है, इन सारी चीज़ों को हम लोग नेशनलिज्म कहते हैं। ठीक है, मैंने कहने का मतलब कि अगर देश के अंदर कुछ भी गलत हो रहा है, ठीक है, उनके अकॉर्डिंगली हमें लड़ना है। उनके अकॉर्डिंगली हमें, अगर हमारे अंदर राष्ट्रवाद आ रही है, प्यार आ रही है, अवेयरनेस आ रही है, ठीक है, इतना याद रखो, अवेयरनेस अगर हम जग रहे हैं, ठीक है, आ रही है, तो उस चीज़ को हम लोग नेशनलिज्म कहते हैं। यार इतना ही मैं समझा सकती हूँ, इसके आगे मुझसे नेशनलिज्म का नहीं समझा सकते। मैं जितने वर्ड ले लो, अगर लॉयल्टी देश के प्रति आ गई, अगर आप देश के प्रति लड़ रहे हो, आपके अंदर अवेयरनेस आ रही है कि ये चीज़ गलत है, तब आप बोल रहे हो या लड़ रहे हो उस चीज़ के खिलाफ, उसको नेशनलिज्म कहते हैं। इट दैट क्लियर, होप इट क्लियर है। तो इसी को कहा जाता है राष्ट्रवाद। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये इन लोगों के बारे में हमें पढ़ना है, नेपोलियन बोनापार्ट, अभी आगे मैं बताऊंगी। तो देखो, नेशनलिज्म का मतलब भी तुम्हें समझ में आ गया। अब जो है यूरोप का मतलब भी तुम्हें समझ में आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं किन किन चीज़ों पे बात करते हैं। सबसे पहले यूरोप क्या है, तो ये मैंने बताया, यूरोप एक कंटिनेंट है जो कि पूरी दुनिया में जो 7 कंटिनेंट है यानी महादेश है, उनमें से एक है। यूरोप में 2-3 ऐसे देश है जिसके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है,
जैसे सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, फ्रांस के बारे में, उस चीज़ के बारे में हम जानते हैं, फ्रांस के बारे में पढ़ेंगे। जब हम फ्रांस के बारे में पढ़ेंगे तो एक और देश चर्चा में आएगा जो कि होगा हमारा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अब मैं बताती हूँ तुम्हें किस तरीके से, रुक जाओ, यहाँ मैंने लिखा है, नहीं लिखा है ना, नहीं लिखा है, तो मैं यहाँ बताती हूँ। देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूरोप के अंदर में इसको, फ्रांस को, फ्रांस, ठीक है। देन हम क्या इसके बारे में पढ़ेंगे, ऑस्ट्रेलिया, ये सी है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, एक सेकेंड, ऑस्ट्रेलिया के बारे में पढ़ेंगे, आई ए, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, देन इटली, देन जर्मनी, एंड देन लास्ट डेनमार्क। ठीक है, इटली, जर्मनी, जी से लिख देते हैं, देन ठीक है डेनमार्क। तो डेनमार्क के बारे में उतना डिटेल में मैंने पढ़ना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जिस पे हमें फोकस होना चाहिए वो ये 4 पे होना चाहिए। ठीक है, कौन से 4, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, इटली, जर्मनी, बस इतने पढ़ लोगे तो तुम्हारा पूरे का पूरा क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा चैप्टर और ख़त्म हो जाएगा। तो ये तीनों पे क्या है, ये क्या है, ये यूरोप के महादेश के अंदर के देश हैं। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हुई। अब थोड़ा सा रिकैप देखते हैं, कौन कौन से राजा आए, कब चले गए, किनके बाद। देखो, सबसे पहले कौन आया था, लुईस 16, किस टाइम आया था, तो रिवोल्यूशन ऑफ 1718 में हम लुईस 16 के बारे में पढ़ेंगे। देन आया नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट के ही अंदर हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, संधि, ठीक है, कॉन्फिडेंट स्टेट ऑफ वीना, ठीक है, ये पढ़ेंगे। देन यहाँ पढ़ेंगे लुईस 18, ठीक है, 18 यानी 18, यहाँ पर रोमन इसका गलत लिखा हुआ है, लुईस 18, ठीक है, ये होगा। ठीक है, ये पढ़ेंगे, ये क्लियर हुआ। देन पढ़ेंगे हम लोग चार्ल्स एक्ट के बारे में, ये कौन था, ये बहुत ज़्यादा ही घटिया था, क्या कैसा था। रिवोल्यूशन ऑफ 1813 में इनके बारे में पढ़ेंगे, ये प्राइम मिनिस्टर पॉलिनिक्स थे। लुईस फिलिप के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, रिवोल्यूशन ऑफ 1848 में, ठीक है, जो कि प्राइम मिनिस्टर जो थे वो गोजो के थे, ठीक है, गोजो था इसमें का। ठीक है, यूनिफिकेशन ऑफ इटली और जर्मनी की बात करेंगे, तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इटली और जर्मनी में जो यूनिफिकेशन हुआ था वो इसमें कौन कौन से थे। तो देखो, वो मेजनी था सबसे पहले, मेजनी, देन विक्टर इमानुएल, देन गैरीबाल्दी। ठीक है, और विक्टर इमानुएल का जो प्राइम मिनिस्टर था वो काउंट काबो था। ठीक है, बस इतना याद रखना, ये बस अभी रिकैप है, ठीक है, इतना घबराना नहीं बस। उसके बाद हम पढ़ने वाले फ्रांस रिवोल्यूशन। ठीक है, तो फ्रांस रिवोल्यूशन में रिवोल्यूशन 1789 वाली पढ़ेंगे, रिवोल्यूशन इन 1813 वाली पढ़ेंगे, देन रिवोल्यूशन इन 1848 वाली। ठीक है, ये तीनों रिवोल्यूशन हम पढ़ेंगे। देन क्या पढ़ेंगे, नेशनलिज्म इन यूरोप, तो ये बात हम बता चुके हैं, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, इटली, जर्मनी एंड डेनमार्क। ठीक है, देन डेनमार्क, ये चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो, ये 4 इंपॉर्टेंट है, डेनमार्क थोड़ा सा बस शॉर्ट में पढ़ेंगे, मतलब ये इंपॉर्टेंट नहीं उतना। और ये चैप्टर इंपॉर्टेंट क्यों है, तो 7 से 10 नंबर इसमें से क्या आते हैं, क्वेश्चन आते हैं। तो अब सोच रहे हो तुम कितने इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। ठीक है, अब यहाँ से कंटिनेंट का मैप देख लेते हैं। ठीक है, ये देखें, तो यहाँ है यूरोप, ये इसके बारे में हमें क्या करना है, इसके बारे में सारे के बारे में हमें पढ़ना है, यूरोप इसके अंदर के बारे में सारी चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, कितना क्लियर हुआ, यूरोप को हम लोग को अभी स्टडी करना है। ठीक है, अब फ्रांस रिवोल्यूशन ऑफ 1789 के बारे में पढ़ते, तो उस टाइम जब फ्रांस रिवोल्यूशन हुआ था 1789 का, उस टाइम के जो एम्पायर थे यानी रूलर थे वो कौन थे, लुईस 16। ठीक है, ये किस तरीके का राजा था, तो ये ना बहुत ज़्यादा रूढ़िवाद यानी ऑटोक्रेटिक, मतलब बहुत ज़्यादा घटिया, बहुत ज़्यादा नीच, बहुत ज़्यादा गिरा हुआ इंसान, जैसे हमारे रिश्तेदारों की सोच होती उस तरीके का ये इंसान था, गिरा हुआ, एकदम सा गिरा हुआ। ठीक है, इतना याद रखना जी। क्या 1793 में जब पानी सर से ऊपर चला गया, ठीक है, जब ये बहुत ज़्यादा घटिया इंसान था, जब लोगों की आँख खुली, उनके अंदर नेशनलिज्म आया एंड उन्होंने देखा कि मेरे साथ गलत हो रहा है, गलत को सही, सही को गलत बोलने का इतना हक आया। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, इस मशीन में ले जाकर उसको डेड कर दिया, यहाँ पर उसकी सजा हुई। ठीक है, कुछ इस तरीके से तुम देख सकते हो, इतना दर्दनाक मौत मिला था, ठीक है, इस घटिया इंसान को, जब ये क्या कर रहा था, अनइक्वालिटी देख रहा था। ठीक है, बड़े लोगों को बड़े तरीके से, मतलब गरीबों की सुनता ही नहीं था, देन इसको हट गया। ठीक है, उसके बाद से हम बात करते हैं यहाँ पर कि व्हाट वर द मेजर टैक्स डन आफ्टर द फ्रेंच रिवोल्यूशन ऑफ 1789 के बाद कौन कौन से टास्क, मेजर टास्क लिए गए। ठीक है,
तो उस टाइम क्या हुआ था कि जो पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा था, पॉजिटिव स्टेप्स लिए गए थे, वो ये लिए गए थे कि नेशनल असेंबली बनवाया गया, ठीक है, एक नया संविधान बनाया गया, यानी कॉन्स्टिट्यूशन बनाई गई, इक्वल राइट्स दिए गए सबको, मतलब बराबर का अधिकार दिया गया, ठीक है। उसके बाद से फ्यूडल सिस्टम को बंद किया गया, इंटरनल कस्टम और टैक्स को भी खत्म किया गया, ठीक है, मतलब जो भी अनवांटेड बोला जाए या अननेसेसरी, यानी मतलब जो भी टैक्स वगैरह था उनको बंद कर दिया गया, ठीक है। देन बात करें, एक यूनिफॉर्म सिस्टम बना, सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर वाज अडॉप्ट हुआ। देन फ्रांस एक नेशनलिज्म लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया फ्रांस का, ठीक है। फिर देन क्या हुआ, एक उसका खुद का नेशनल एंथम भी अडॉप्ट किया गया, किसका, इसके लिए फ्रांस का, ठीक है। इतनी चीजें इनके बाद हुई। अब बात करते हैं नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है। नेपोलियन बोनापार्ट कौन थे, कैसे दिखते थे, कब आए, कब कैसे गए, इनके बारे में, ये बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान थे, ठीक है, इनका मानना तो ये बहुत अच्छे इंसान जीपी थे, यानी वेरी गुड पर्सन थे, ठीक है। तो देखो इनके बारे में ये है, ये पर्सन नेपोलियन बोनापार्ट का जो जन्म हुआ था वो तो 15 अगस्त 1769 में। इनका चाइल्डहुड जो नेम था वो था नेपोलियन द बोनापार्ट, ठीक है। उसके बाद से हम बात करेंगे, ही वॉज सर्विंग एज अ मिलिट्री जनरल ड्यूरिंग द फ्रांस रिवोल्यूशन। जब फ्रांस रिवोल्यूशन हुआ था उस टाइम ये मिलिट्री जनरल में थे, ठीक है, इतनी क्लियर हुई। उस टाइम इतिहास में नेपोलियन को एक बहुत ज़्यादा ग्रेटेस्ट जनरल्स कंसीडर किया गया वर्ल्ड में। इन्होंने क्या किया था, जब 1789 में जब वर्ल्ड हुआ था तो इन्होंने क्या किया था, फ्रांस के पॉलिटिक्स में एंटर किया, ठीक है। लाइक कि नहीं, अब तो किसी को भी राजा चाहिए ना, फ्रांस को संभालने के लिए राजा चाहिए कि नहीं, रूलर चाहिए कि नहीं चाहिए ना। तो इन्होंने क्या किया, उस टाइम एंट्री मारी, ठीक है। उस टाइम सोचा बहुत अच्छी मौका है, जाते हैं हम संभाल लेते हैं, तो इन्होंने गया, इन्होंने संभाला भी। ऑन 18 मई 18 मई 1804 को, ठीक है, 1804 में 18 मई को वो क्या बने, एम्पायरर बने, ठीक है, ठीक है ना, एम्पायरर बने, मेड अ न्यू सेट ऑफ लॉ। उन्होंने एक नया कानून को जन्म दिया, नया कानून बनाया जिसको नेपोलियनिक कोड कहा जाता है। अगर क्वेश्चन आएगा नेपोलियनिक कोड किसे कहा जाता है, बोनापार्ट ने आते ही एक नया सेट ऑफ लॉ बनाया था जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नेपोलियनिक कोड कहते हैं। इज दैट क्लियर, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि नेपोलियन ने कौन कौन सा ऐसा काम किया था अच्छे, ठीक है, वर्क डन बाय नेपोलियन, ठीक है, या ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, कंट्रीब्यूशन इन द स्पीड ऑफ नेशनलिज्म, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ध्यान से देखना। एब्लिश्ड स्पेशल प्रिविलेज, उन सारे को प्रिविलेज दिया। मेड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मतलब उसने ट्रांसपोर्ट भी बनाया, ठीक है, एक्सलेंस एंड चीप, जो कि कम भी रेट में हो, ठीक है। इम्प्रूव्ड एंड सिंप्लीफाइड कम्युनिकेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम को भी बदला, इम्प्रूव किया, अच्छे से किया, ठीक है। ट्राई टू एलिमिनेट इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, जो अन्याय इकोनॉमिक की भी तरफ से हो रही थी उनको भी इन्होंने क्या किया, एलिमिनेट किया, खत्म किया। इन्होंने फ्यूडल सिस्टम को भी खत्म किया और इन्होंने एक यूनिफॉर्म लॉ बनाया सारे सिटीजन्स को लिए, किसके लिए, सारे सिटीजन, यानी ऑल, सारे बराबर इक्वल लॉ बनाया उन्होंने एजुकेशन सिस्टम को भी क्या किया, इम्प्रूव किया, सुधारा, ठीक है। ये सारे जो है अच्छे काम किए गए थे नेपोलियन के द्वारा, इसीलिए बहुत ज़्यादा अच्छे राजा थे, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हुआ था, ये चीज़ें हैं यहाँ पर, नेपोलियन बोनापार्ट का दिया गया है। देन यहाँ पर 1789 के बाद एक वॉर हुई थी जिसमें नेपोलियन हार गया, देन वो भाग गया, ये आगे पढ़ने वाले हैं तो ये जानते वाले। यूनिफिकेशन ऑफ इटली में, तो यूनिफिकेशन ऑफ इटली जो है उसके बारे में हम जानेंगे, तो चलिए इधर जानते हैं वीना कांग्रेस के बारे में। जो नेक्स्ट है उसके बारे में जानते हैं। तो अब नेपोलियन बोनापार्ट जो थे वो बहुत अच्छे क्या थे, शासक थे, राजा थे, रियलिटी में बहुत अच्छे थे। उन्होंने धीरे धीरे क्या किया था, फ्रांस का डेवलपमेंट स्टार्ट कर दिया था, फ्रांस को बहुत अच्छा देश बना दिया था, बहुत अच्छा लॉ भी ला दिया था, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई थी। उसके बाद से उन्होंने सोचा कि जिस तरीके के यूरोप के देश जैसे फ्रांस है, उस तरीके के यूरोप के बाकी देशों को क्यों नहीं साथ में डेवलप्ड कराया जाए, ठीक है, डेवलप्ड कराया जाए। तो उन्होंने ऐसे सोचा कि उन्हें विकास कराया जाए सारे देशों को मिलकर एक साथ, और सारे देश अच्छे लगे, मतलब लाइक यूरोप के सारे देश हमारे विकास रहे, ठीक है, विकसित रहे, ठीक है, इस तरीके से उन्होंने सोचा। तो लेकिन उन्होंने जब धीरे धीरे उन्होंने आक्रमण दूसरे देशों पर कराना स्टार्ट किया, ठीक है, तो कुछ
कुछ देशों को ये बात अच्छी नहीं लगी। उनको क्या लगा कि ये जो नेपोलियन बोनापार्ट है ये जबरदस्ती कर रहा है, इसे तो कोई हरा नहीं सकता, ये तो 30 मार खान खुद को समझ रहा है, तो क्यों ना इसे हम लोग कुछ साजिश बनाया जाए। ठीक है, तो कुछ देशों ने मिलकर क्या किया, साजिश बनाया। ठीक है, जब नेपोलियन बोनापार्ट ने एक देश पे अटैक कराया, आक्रमण कराया, तो उस वक्त फ्रांसा, हंगरी, ब्रिटेन, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया मिलकर क्या किया उन्होंने टाइम नेपोलियन बोनापार्ट को, जैसे अब देखो एक देश के एक तरफ है ये फ्रांस है, ठीक है, एक तरफ है फ्रांस, ठीक है, माना तो फ्रांस, फ्रांस के राजा जो थे नेपोलियन बोनापार्ट। अब एक तरफ है 5 देश, ठीक है, 5 कंट्रीज है, जैसे अगर मानते हैं हम लोग ब्रिटेन है, प्रसा है, ठीक है, उसके बाद से हंगरी है, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, और देश है, ठीक है, ये 4-5 देश मिलकर क्या किया इन्होंने, इसके अपोजिट में काम किया, मतलब कि इसको हराने के लिए। और जब उस टाइम क्या किया, ये फ्रांस के राजा जो थे नेपोलियन बोनापार्ट हार गए, तो उन्होंने क्या किया कि कैदी बनाकर, किसे कैदी बनाकर नेपोलियन बोनापार्ट को एस्टी हेलिना नामक टापू पे भेज दिया, एस्टी हेलिना नामक टापू पे। अब देखो यहाँ पर एस्टी हलीना नामक टापू यहाँ पर तुमको दिख रहा होगा, ठीक है, ये एस्टी हलीना नामक टापू पे इन्होंने भेज दिया 1815 में। कितने में? 1815 में ये लड़ाई हुई थी, ठीक है, और ये लड़ाई के बाद 1815 में इन्होंने भेजा, और 1821 यानी 6 साल बाद, कितने साल बाद? 6 साल बाद इस टापू पर ही नेपोलियन बोनापार्ट का डेड हो गया, ठीक है, क्या हो गया? डेथ हो गया, वो मर गया। पूरे कितने साल? 52 वर्ष का जो था नेपोलियन बोनापार्ट, उस टाइम उस उम्र में उसका डेथ हो गया। 6 साल वो जिंदा रहा टापू पे। कौन से टापू? एस्टी हेलिना नामक टापू पे 1815 में जो हुआ था, ठीक है। इस तरीके उसके बाद से जो था ऑस्ट्रेलिया बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया। शासक थे कौन थे? मेटरनिक साहब थे, उनको बड़ा थोड़ा देख लीजिए। मेटरनिक साहब कौन थे? यहाँ पर फोटो नहीं लगाया क्या मेटरनिक का? वेट, मेटरनिक कौन है दिखाते हैं। ओके, मेजनी, ओके ओके, मेटरनिक का फोटो नहीं लगाया, बट आई थिंक मैंने यहाँ लगाया होगा। ये मेजनी, ओके, कोई बात नहीं। मेटरनिक का फोटो तुमने देख लिया ना, वो कौन था, तो ठीक है। मेटरनिक जो था ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। क्या था? ऑस्ट्रेलिया का चांसलर। ये बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया। क्या हो गया? एक्टिव, बहुत ज़्यादा शातिर था, ठीक है। अब ये जो था इसने क्या किया कि सोचा कि पूरे गवर्नमेंट में ये अब राज करेगा, और बट नॉट वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ फॉर द पीपल। अब लोगों के लिए काम नहीं करता था, लाइक गवर्नमेंट के साथ वो बिलीव रखता था, अपना खुद का गवर्नमेंट बनाया, मतलब घटिया। ये भी घटिया राजा था मैटरनिक भी। ये चीज़ें स्टार्ट हुई, ठीक है। उसके बाद से हम बात करते हैं इटली और जर्मनी के यूनिफिकेशन में। अब तो इसका ये खत्म था, नेपोलियन बोनापार्ट का एरा खत्म। अब इटली और जर्मनी के यूनिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। तो मैंने ऊपर बताया था कि किसका किसमें हाथ था। मेजनी था, विक्टर इमानुएल था, एंड गैरिबाल्डी। यहाँ पर हम बात करते हैं इसके यूनिफिकेशन में इटली के, मेजनी, गैरिबाल्दी, देन हम बात करेंगे विक्टर इमानुएल, ठीक है। ये था, अभी इन तीनों का हाथ था। अब इसके बाद बात करते हैं आफ्टर द वीना कांग्रेस के बाद जो नेपोलियन एरा आया 1804 से डेट, एंड मेटरनिक एरा। यहाँ से क्या चला? मेटरनिक एरा चला। क्या चला? मेटरनिक एरा चला, ठीक है। मेटरनिक एरा चला 1815 से लेकर 1848 तक शुरू हुआ मेटरनिक एरा, यानी ऑस्ट्रेलिया के चांसलर जो थे मेटरनिक जी थे, ठीक है। इन्होंने ये बहुत होशियार थे। उसके बाद से बात करते हैं वीना कांग्रेस में कौन कौन से ऑब्जेक्ट थे उनके बारे में। द ऑब्जेक्ट ऑफ द वीना कांग्रेस वॉज टू अंडर द पॉलिटिक चेंजेस ब्रॉट बाय नेपोलियन यूरोप। नेपोलियन के द्वारा जो भी चेंजेस लाए गए थे यूरोप में, उसको क्या किया गया? फिर से डिस्टर्ब कर दिया गया यूरोपियन मैप में, एंड रीएस्टेबल द ओल्ड सिस्टम। जैसे पुराना जो सिस्टम था, कौन सा सिस्टम था? वो था लुइस 16 वाला। वो सिस्टम को दोबारा से अप्लाई कर दिया गया। वही अनइक्वालिटी, जितने भी अच्छे काम किए थे नेपोलियन ने, उन सारी चीज़ों को ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद से जो एम बना उनका कि वॉज टू रीस्टोर द प्री 1789 वाले ऑर्डर को रीस्टोर करना, ठीक है। यानी कौन सा रीस्टोर करना? हमारे लुइस 16 वाला, ठीक है।
that the event which took place between 1789 and 1815 are not repeated. जो 1789 में हुआ था और 1815 में ये दोबारा से रिपीट नहीं हुआ. It was also a aim to suppress the nationalist sentiments spread by Napoleon and bring back the old system. It was declared that there should be no change in the current state of affairs in Europe. तो सिंपल सा अगर हम समझे वीना कांग्रेस के कौन कौन से ऑब्जेक्ट थे, क्या थे, तो ये निकलेगा कि यूरोप के नेपोलियन ने जितने भी अच्छे काम किए, यूरोप में नेपोलियन ने जितने भी बढ़िया काम किए थे, लाइक इक्वलिटीज लाना, एजुकेशन सिस्टम अच्छा करना, उन सारी चीज़ों को ख़त्म कर दिया गया मैटरनिक एरा में, और फिर से पुराने वाली जो अनइक्वलिटी थी, जो भी लुइस 16 करता था अन्याय, वो सारी चीज़ें वापस आ गई. बस इतना समझ के रखना है. अब बात करें 1813 में यूरोपियन रिवोल्यूशन हुआ था, जिसको फ्रांस रिवोल्यूशन कहते हैं, अंडर द वीना कांग्रेस. वीना कांग्रेस के अंडर में फ्रांस वाज वंस अगेन हैंड ओवर टू द बॉर्बन डायनेस्टी में इसको हैंड ओवर कर दिया गया था. लुइस 18 वाज मेड द किंग ऑफ फ्रांस. उसके बाद से क्या हुआ था, फ्रांस के जो राजा बने वो कौन बने थे, लुइस 18 बने थे. कौन बने थे, लुइस 18. लुइस 18 एक बहुत ज़्यादा लिबरल रूलर था. उसने क्या किया, एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाया थ्रू आउट फ्रांस के, ठीक है, और इसका जो चला था कितने से कितने में इसका डेथ हुआ था. उसके बाद हम बात करते हैं 1815 में इसका जो एम्पायर स्टार्टिंग हुआ था 1824 में इसका डेथ हो गया, डेथ ऑफ लुइस 18, ठीक है. उसमें से जो एम्पायर आया था चार्ल्स एक्स आया था, ठीक है. इसके बारे में आई थिंक मैंने ऊपर नहीं बताया क्या, चार्ल्स एक्स कौन थे, उनके बारे में थोड़ा सा मैं ऊपर बता रही थी शायद, छोड़िए क्या. हाँ, 18 ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ 1813 में आया था. देखो यहाँ पर, इससे तुम लोग को थोड़ा थोड़ा आइडिया हो गया होगा, एक सेकंड, आइडिया हो गया क्या, ठीक है. 1813 में ये रूलर बना, ठीक है, इसका चला रिवोल्यूशन. अब बात करते हैं कौन कौन से अचीवमेंट तो वीना कांग्रेस में अचीव हुए उस चीज़ के बारे में. तो फ्रांस टेरर रिडक्शन हुआ, फ्रांस बाउंड्रीज वर रिस्टोर्ड टू देयर 1792 लिमिट्स आफ्टर द फॉल ऑफ नेपोलियन के बाद जो भी बाउंड्रीज थे उसको रिस्टोर किया गया 1792 में, ठीक है. 1792 में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को मतलब ठीक किया गया. बॉर्डर्स वर रीड्रॉन टू मेंटेन द बैलेंस पावर इन यूरोप एंड प्रिवेंट एनी वन कंट्री फ्रॉम डोमेस्टिक के लिए. रीस्टोरेशन ऑफ मोनार्की को रिस्टोर किया गया. ट्रेडिशनल मोनार्की व रिस्टोर, जो भी ट्रेडिशनल मोनार्की थे उनको रिस्टोर किया गया फ्रांस में. बॉर्बन डायनेस्टी से जो थे, ठीक है, एंड अदर यूरोपियन कंट्रीज रिवर्सिंग मेनी रिवोल्यूशनरी चेंजेस, यूरोप के बाकी देशों में भी आया. रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इटली. अब देखिए इसके बारे में जानते हैं तो चीजें, तो इटली वॉज डिवाइडेड इंटू सेवरल स्मॉल स्टेट टू प्रिवेंट इट्स यूनिफिकेशन एंड कर्ब नेशनलिस्ट सेंटिमेंट, ठीक है. इटली ने अपने को मतलब बहुत सारे छोटे छोटे देश में बांट दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक है. किस लिए, तो खुद के यूनिफिकेशन से बचने के लिए. क्लियर. पटिशन ऑफ पोलैंड का जो पटिशन हुआ था उसके बारे में, तो अ मेजर पार्ट ऑफ पोलैंड का एक मेजर पार्ट होता है वो हैंड ओवर कर दिया गया था रूस के, और वो बनाया किया गया था कांग्रेस पोलैंड, ठीक है. रूस के हैंड ओवर के बाद क्या बनाया गया, कांग्रेस पोलैंड, ठीक है, पोलैंड. Creation of the United Netherlands. The Netherlands and Belgium were united into a single kingdom to create a buffer against France expansion. अब देखो यहाँ क्या चीज हुआ था, बेल्जियम और नेदरलैंड थे, उन्होंने एक अपना एक यूनाइटेड बनाया, ठीक है, एक सिंगल किंगडम बनाया. किस लिए, फ्रांस के एक्सपेंशन के अगेंस्ट में, ठीक है. स्विस न्यूट्रलिटी की बात करते हैं तो स्विट्जरलैंड परमानेंट न्यूट्रलाइट वॉज फॉर्मली रीऑर्गेनाइज. जो स्विट्जरलैंड परमानेंटली क्या होता है, न्यूट्रलाइट हो गया था, फॉर्मली रीऑर्गेनाइज होता है, ये चीजें हैं. उसके बाद से हम बात करते हैं तो कंजर्वेटिव पावर्स जो भी आए थे नेशनलिस्ट और लिबरल मूवमेंट के हिसाब से उनको मेंटेन किया गया. पॉलिटिक स्टेबिलिटी इसको कहते हैं, ठीक है. नेक्स्ट जो हमारे राजा थे उनके बारे में पढ़ने वाले हैं, वो कौन थे, चार्ल्स एक्स, ठीक है, चार्ल्स एक्स. तो ये एक एम्बिशियस रूलर थे, ये चाहते थे कि रीएस्टेब्लिश हो, उनके ही कंट्रोल में पूरा फ्रांस रहे. उन्होंने पूरी अपने ऑब्जेक्ट को फुलफिल किया और इन्होंने लीडर किसको बनाया, ये भी बहुत ज़्यादा ही घटिया एरिस्टोक्रेट्स टाइप के लीडर. अभी ये पॉलीगन जब प्राइम मिनिस्टर बन गया, एक प्राइम मिनिस्टर के तहत उसकी पॉलिसी को हम लोग जानते हैं,
तो अपन बिकमिंग प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद जो एब्लिश्ड द यूनिफॉर्म सिविल कोड था उसको लाया गया और स्पेशल प्रिविलेज टू दी नोबिलिटी एंड वेल्थी के लिए, ठीक है। व्हेन द कॉमन पीपल अपोज दिस एक्शन, जब कुछ आम आदमी इस एक्शन के खिलाफ थे, इन्होंने इस इशू को ऑर्डिनेंस ऑन जुलाई 25 1830 को फर्दर रिस्ट्रिक्ट करके इनके राइट्स ऑफ और उनके वोटिंग राइट्स को ले लिया गया वापस। अब बताओ किसी के वोटिंग राइट्स को वापस ले लोगे तो कैसा लगेगा, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, वोटिंग राइट्स को वापस लिया, ले लिए जुलाई 26 में। अब यहाँ पर देखना बहुत खतरनाक होता है, जुलाई 26 1813 में जब ये पब्लिकेशन जब पूरे न्यूज़पेपर में छपा, ठीक है, कौन से 4 लॉज वाले कि जो आम आदमी के वोटिंग राइट को वापस ले लिए गए, उनसे ये अधिकार छीन लिया गया कि वो वोट करें। तो पब्लिक बहुत ज़्यादा फ्यूरियस हुई, यानी बहुत ज़्यादा गुस्से में आई, बहुत ज़्यादा नाराज थी लाइक, और उन्होंने एक वॉर किया जुलाई 31 1830 को। उसके बाद से चार्लिस एक जो था वो इंग्लैंड भाग गया। कहाँ भाग गया, इंग्लैंड, और बॉर्बन डायनेस्टी खत्म हो गया वहाँ, और एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आया। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वहां पर एस्टेब्लिश हुआ। क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एस्टेब्लिश हुआ, ठीक है, ठीक है। द ऑर्लेंस डायनेस्टी वहां पर बना, फाउंड हुआ ऑर्लेंस डायनेस्टी वहां पर। देन फिर आया वहां का राजा लुइस फिलिप वाज मेड द राजा किंग, मतलब वहां का राजा बना, किंग बना। और इसी इवेंट को हम लोग जानते हैं हिस्ट्री के वर्ल्ड में जुलाई 1813 ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ फ्रांस। तो इसका एक कंक्लूजन निकाले, थोड़ी सी चीजें हम बात करें तो ये क्या था, तो ये ऐसा था कि जो राजा बना चार्ल्स एक्स ने बनाया था प्राइम मिनिस्टर, तो उसने एक अधिकार से बहुत सारे ऐसे गलत काम भी करता है। देन जब लोगों ने इसके खिलाफ अपोजिट काम किया तो उसने क्या किया था, आम आदमी की वोटिंग राइट को भी उसने छीनने की कोशिश की, ठीक है। जब ये बात पेपर में पब्लिश हुई, तो न्यूज़पेपर में जब पब्लिश हुई ना, तो लोगों को जब ये बात पता चली तो वो बहुत ज़्यादा फ्यूरियस हुए। देन उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, बहुत ज़्यादा एंग्री थे, उन्होंने ये सारी चीज़ें हुई, तो उसके बाद से उन्होंने एक वॉर करना चाहा। जब ये बात चार्ल्स एक्स को पता चला तो वो कहाँ भाग गया, इंग्लैंड। दिस इज द वॉर ऑफ जुलाई 1813 रिवोल्यूशन ऑफ फ्रांस, ठीक है। ये रिवोल्यूशन था कब का, 1813 का, जुलाई फ्रांस का, ठीक है। बस इतना याद रखोगे हो जाएगा सारी चीज़ें। अब कारण क्या कहते हैं इनके बारे में हम जानते हैं। व्हाट वर द कॉजेज ऑफ जुलाई 1813 होने के, तो देखो ये क्वेश्चन आता है, ये आंसर है। तो अब मैंने तो तुम्हें बता दिया है, तुम चाहो तो ये ले सकते हो। अगर तुम्हें ये क्वेश्चन सारे नोट्स लेने हैं जिस तरीके से मैं पढ़ा रही हूँ, तो ये तुम्हें मिलेंगे हमारे टेलीग्राम पे। तो सबसे पहले क्या करना है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। कहाँ मिलेंगे, टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे मिलेंगे, तो तुम्हें क्या करना है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है, ताकि आने वाली सारी नोटिफिकेशन वहीं पे मिलेंगे तुमको। ये चीज़ें हो गई। अब बात करते हैं इसके कॉज के बारे में। तो तुम लोग पढ़ लेना, नहीं तो मैं पढ़ के बता देती हूँ, ठीक है। ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसे पढ़ लेना, ठीक है। मैंने बता दिया, वही चीज़ें लिखी। अब जो 1830 में फ्रांस रिवोल्यूशन हुआ था उसके बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं, ठीक है। राइट द कॉज ऑफ 1813 रिवोल्यूशन। 1813 की जो रिवोल्यूशन हुआ था उसके कॉज के बारे में जानते हैं, ठीक है। द वीना कांग्रेस मैट, लुइस 18 ने वीना कांग्रेस बनाया। देन फॉर्म दी बॉर्बन डायनेस्टी, जो किंग कौन थे, फ्रांस के थे, ठीक है, द किंग ऑफ फ्रांस उन्होंने बनाया। देन यहाँ हम बात करते हैं दिस रीस्टोर्ड नेपोलियनिक सिविल कोड। उसके बाद से इन्होंने क्या किया, नेपोलियनिक यानी नेपोलियन ने जो सिविल कोड बनाया था, मैंने उस टाइम बताया ना, वो सिविल कोड को इन्होंने रीस्टोर किया, वापस चलाया उसकी डेथ के बाद 1824। उसके बाद से जो था चार्ल्स एक्स क्या बना था, किंग बना था फ्रांस का। उसके बाद से चार्ल्स एक्स ने सोचा मोनार्की हम क्या करेंगे, फ्रांस में लागू करेंगे। उसके बाद से उन्होंने क्या किया था, पॉलिनिक को एक कंजर्वेटिव एरिस्टोक्रेटिक के तहत उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनाया, ठीक है। यहाँ पर क्लियर हुआ। उसके बाद से जो गवर्नमेंट है उन्होंने लॉज पास किए लिमिटिंग, और कॉमन पीपल के उन्होंने फेवरिंग करना खत्म कर दिया और उनके अधिकार को छीनने की कोशिश की। उसके बाद से पूरे फ्रांस में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ, बहुत ज़्यादा गुस्सा छिड़ गया, वाइड स्प्रेड हो गया। देन फार्स एक्ट क्या होता है, इंग्लैंड भाग गया जुलाई 13 को, और 1813 जुलाई को वो क्या कहता, इंग्लैंड भाग गया। देन वहाँ पर मार्किंग
क्या हुआ था, मार्किंग द बिगनिंग ऑफ जुलाई रेवोल्यूशन वैसे शुरू हो गया। ठीक है, ये चीजें थी। अब 1813 का क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा था उनके बारे में जानते हैं। तो लुइस फिलिप जो थे उन्होंने रिप्लेस किया, चार्ल्स एक्स किंग ऑफ फ्रांस से रिप्लेस किया। बॉर्बन डायनेस्टी से रिप्लेस किया गया ऑर्लेंस डायनेस्टी। इन्फ्लुएंस ऑफ मिडिल क्लास बढ़ गया, मतलब मिडिल क्लास के इन्फ्लुएंस क्या हुए, बढ़ गए, इंक्रीज हो गए। इट बिकम क्लियर that only those who valued liberalism and nationalism, यानी कि जो ये सीधा सीधी क्लियर हो गया कि लिबरलिज्म और नेशनलिज्म सक्सेड है। और जो रिवोल्यूशन सेट हुआ था कौन से स्टेज में, 1848 के स्टेज में, वो वहां से सेट हुआ। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। अब बात करने वाले हैं हम लोग 1848 के रिवोल्यूशन के बारे में। हेडलाइन क्या है, तो 1848 फ्रांस रिवोल्यूशन के बारे में। तो लुइस फिलिप आया 1813 से 1848 में, उसकी हाईली एम्बिशियस रूलर था वो। ठीक है, उसने गेजूट को क्या किया, अपॉइंट किया गेजो को ए रिएक्शनरी फिगर, इसके प्राइम मिनिस्टर को, और उसने सारी उसकी फुलफिल क्या के एम्बिशंस को फुलफिल किया। उसके बाद उसके सारे फेवर में वेल्थ है, और जो भी इकोनॉमिक रिफॉर्म थे उसे रिजेक्ट किया, इकोनॉमिक क्राइसिस को, अनएम्प्लॉयमेंट और पोवर्टी यानी गरीबी और बेरोजगारी फ्रांस में रिजल्ट आया इसके। और फरवरी 22 को 1848 में मास प्रोटेक्ट हुआ यूरोटेड इन पेरिस। ठीक है, ऑन फरवरी 24 1848 को लुइस फिलिप क्या हुआ था, एब्डिकेटेड हुआ था, और वो फ्लाइट किया लीडिंग टू दी एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द सेकेंड फ्रांस रिपब्लिक। लुइस नेपोलियन 1848-1871 में इमर्ज एज द लीडर, न्यू लीडर ऑफ फ्रांस, मार्किंग द बिगिनिंग ऑफ न्यू एरा। तो फिर उसके बाद से ये भी क्या हुआ, इंग्लैंड भाग गया। ठीक है, चार्ल्स जहाँ एक था वहीं पर ये भी भाग गया, ये भी बहुत खराब आदमी था, बस इतना समझो। अब बात करते हैं यूनिफिकेशन ऑफ इटली के बारे में, कैसे हुआ था। तो जब 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग चल रही, बिगनिंग चल रही थी, तो इटली वॉज नॉट द नेम ऑफ एनी कंट्री। इटली कोई भी देश का नेम नहीं है, रेदर इट वॉज द नेम ऑफ अ ग्रुप, एक स्मॉल रीजनल स्टेट का ग्रुप है जहाँ लोग इटालियन लैंग्वेज बोलते हैं। नोबडी एंड फिनिका फॉर ऑक्युपाइड बाई ऑस्ट्रेलिया, और कुछ ऑस्ट्रेलिया ऑक्युपाइड और हुए थे। ठीक है, सेंट्रल इटली वॉज रूल्ड बाय द रिलीजियस लीडर पोप, और जो सेंट्रल इटली था वो किसके द्वारा रूल्ड हो रही थी, तो लीडर जो थे पॉप, उनके द्वारा बॉर्बन डायनेस्टी रूल किए गए थे साउदर्न स्टेट ऑफ नेपल्स एंड सिसिली। ठीक है, ठीक है, सम स्टेट, कुछ ऐसे स्टेट थे जो नॉर्थ वेस्ट के अंदर आते थे फ्रांस ऑक्यूपेशन के अंदर। ठीक है, उसके बाद से बात करने वाले हैं व्हेन नेपोलियन बोनापार्ट ऑक्युपाइड हिज रीजन, जब नेपोलियन बोनापार्ट ने उसकी रीजन को लिया, ही इमर्ज्ड, उसके बाद से उसने क्या किया कि छोटे छोटे इटालियन की जो स्टेट है उसने 300 प्लस में इमर्ज कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया, 300 प्लस में इमर्ज किया, उसके रीजन को 3 लार्ज रिपब्लिक बनाया, अब बाकी सब छोटे बनाए थे, लिग्रेंस, फ्रांस, पेडियंस। देन ही एस्टैब्लिश्ड अ कॉमन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम देयर एंड स्प्रेड एंड द आइडियोलॉजी ऑफ फ्रीडम, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, उसने फैलाया, स्प्रेड किया आइडियोलॉजी, फ्रीडम की आइडियोलॉजी को। देयर वाज अ इमोशनल यूनिटी इन द रीजन एंड द नेशनलिज्म स्प्रेड, उसके बाद से यहाँ पर एक इमोशनल यूनिटी आया रीजन्स और नेशनलिज्म के बीच में। बिना कांग्रेस की बात करते हैं, इटली वाज अगेन डिवाइडेड इनटू स्मॉल रीजन। उसके बाद से दोबारा से इटली छोटे छोटे रीजन में डिवाइड हुआ स्टेट में। फ्रॉम देन ऑनवर्ड द वीना ट्रीटी मीटिंग टू प्लेस, उसके बाद से वीना ट्रीटी मीटिंग रखी गई, जो पीपल इटली को ऐसा फील कर रहे थे कि वो हमारा है। ठीक है, ये बात करने वाले। उसके बाद से हम बात करेंगे मेटरनिक ने, बस यहाँ से कल पढ़ेंगे कंट्रीब्यूशन जो भी थे, इसको हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने वाला कब आएगी, तब तक आप लोग ये वीडियो देखो। तो लास्ट ये जो है लास्ट टॉपिक है अभी के लिए, आज के लिए। मैटरनिक ने बहुत ज़्यादा कोशिश की नेशनलिस्ट सेंटिमेंट लाने की, अपने रीजन्स को फैलाने की। एज अ रिजल्ट बहुत सारे जो सीक्रेट जो रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन थे वो बहुत ज़्यादा बॉन्ड में मतलब जन्म लिए उन्होंने, वहाँ से शुरू हुआ। द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सीक्रेट था रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन का वो ये था कार्बोनरी, और जिसका फाइंड किसने किया था 1820 को जॉस्पे मेजनी ने, ये पूछा था कार्बोनरी जॉस्पो मेजनी ने फाउंड किया था। जॉस्पो मेजनी जो बॉन्ड कहाँ हुआ था, जेनेवा में हुए थे, उनका जन्म 1805 में। ही वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द फ्रांस रिवोल्यूशन, और ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किससे थे, तो फ्रांस रिवोल्यूशन से थे। एंड वॉज अ सपोर्टर ऑफ द नेशनलिस्ट यूनिफिकेशन ऑफ इटली, ये यूनिफिकेशन ऑफ इटली के सपोर्टर थे। इन 1831 में इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन को
फाइंड किया, बनाया यंग इटली बाय फॉर्मिंग एन ऑर्गेनिज्म यंग यूरोप। जब इन्होंने एक संगठन बनाया यंग यूरोप, उसके बाद से इन्होंने बनाया था यंग इटली 1834 को। उसकी वजह से मेजनी इनकरेज द नेशनलिस्ट नेशनल मूवमेंट गोइंग इन अदर कंट्री। उसकी वजह से मेजनी का जो नेशनल मूवमेंट है वो दूसरे कंट्रीज में जाना स्टार्ट होता है, यूरोप के। ठीक है, मेजनी कंटिन्यू टू इनकरेज द पीपल ऑफ इटली फॉर नेशनल यूनिफिकेशन। जो मेजनी था वो कंटिन्यूसली क्या कर रहा था, इनकरेज कर रहा था इटली के लोगों को नेशनल यूनिफिकेशन के लिए, उनके आइडियाज प्लान। फाइनली ड्यू टू द इंटरवेंशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया के इंटरवेंशन के बाद जो मूवमेंट हुआ था वो क्राइस्ट हुआ था इटली एंड मेजनी के बीच में, और ही फ्लिप टू अनदर कंट्री वॉज करेस्ट इन इटली। एंड उसके बाद से जब इटली से करेस्ट हुआ, वॉर हुआ, तो मेजनी हार गया और वो फिर से दूसरी कंट्री में भाग गया। ठीक है, अब मेजनी साहब को हम लोग थोड़ा सा उनके पोस्टर को देख लेते हैं। तो ये है मेजनी साहब। ये कौन है? मेजनी साहब। वेट, कौन है? मेजनी। ठीक है, ये है काउंट काबू। ठीक है, तो अगर आपको इसका नोट चाहिए होगा तो हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक एंड जो भी बचे हुए हैं उनको करेंगे लोग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप शेयर करें चैनल को, और सब्सक्राइब जरूर कर लें अभी तक आप पहली दफ़ा आए। और आपका सफ़र यहाँ से शुरू होता है इंग्लिश मीडियम, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। और यहाँ तक अगर आप वीडियो देख रहे हो तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, टाटा बाय। और मित्रों मित्रानियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।